Hello, my dear students. Today we are continuing our chapter number 13 sound with the topic amplitude, time period and frequency of a vibration. अभी हमने लास्ट क्लास 7th के अंदर भी एक टॉपिक किया था जिसमें मोशन एंड टाइम वाला चैप्टर था हमारा, और उसमें हमने सिंपल पेंडुलम किया था। उस सिंपल पेंडुलम ने हमने बताया था कि अगर हम मेटल बॉब को एक साइड से खींचते हैं देन उसको रिलीज़ करते हैं तो वो सिंपल पेंडुलम की जो बॉब थी, मेटल का जो बॉल था नीचे, वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है और ऑक्सीलेशन करता है। उसकी जो मोशन होता है वो भी कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। उसी के अंदर हमने एक दो और चीज़ें भी डिस्कस की थी, दैट वाज रिगार्डिंग कि उसकी लेंथ क्या होती है, मतलब कितने लंबे थ्रेड से हम उसे टाई करते हैं, वो उसकी लेंथ कहलाती है। इसके अलावा एक ऑक्सीलेशन क्या होता है? एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाना और दूसरी से वापस पहली पर आना, उसे हम क्या बोलते थे? दैट वाज कंसीडर्ड एज वन ऑक्सीलेशन। और एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता था? दैट वाज द टाइम टेकन ऑफ दैट सिंपल पेंडुलम। अब यही चीज़ों को हम फर्दर और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशन या फिर ऑक्सीलेशन से। जब रिपीटेडली कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो मतलब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ कॉन्टिन्यूसली वी से दैट ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। अब झूला जो होता है, व्हेन अ स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली, हम क्या कहते हैं? स्विंग इज मेकिंग वाइब्रेशंस। और ऑक्सीलेशन मतलब वाइब्रेशन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीलेशंस। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम के अंदर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 7th क्लास के अंदर बहुत सारा डिस्कशन किया था इस टॉपिक का, जिसका एक ओवरव्यू मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिया। अब हम बात करते हैं कि हर वाइब्रेशन की, ऑक्सीलेशन की 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली उसका एम्पलीट्यूड कितना है, सेकंड वन उसका टाइम पीरियड कितना है, और थर्ड वन फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो मतलब यहाँ जो 3 नई चीज़ें हम पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जब एक सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो इसका जो बॉब है, मतलब जो मेटल की बॉल है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि मीन पोजीशन से, सेंट्रल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। इन जनरल अगर बात की जाए, जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्चुअल में हमें क्या बताता है कि वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी सेंट्रल पोजीशन से कितनी दूरी तक जाता है। तो मतलब क्या हुआ? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब इस एम्पलीट्यूड को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ा कैसे सकते हैं? अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को इंक्रीज कर दें तो हमारा एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को डिक्रीज कर दें तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है उस सिंपल पेंडुलम का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये तो बात थी एम्पलीट्यूड की। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस की। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं? वन वाइब्रेशन और वन ऑक्सीलेशन। और एक वाइब्रेशन और एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो उस पेंडुलम का क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो फिगर 9b के अंदर हमें सेंट्रल पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन दोनों दिखाई हुई हैं। तो यहाँ वन वाइब्रेशन हम कब बोलेंगे? जब B to C जाएगा हमारा मेटल बॉब और C to B वापस आएगा, तो इस पूरे टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कंसीडर्ड एज वन वाइब्रेशन। और ये B to C और C to B वापस आने में कितना टाइम लगेगा वो उस सिंपल पेंडुलम का क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वाइब्रेशन का, वो सिंपल पेंडुलम का, वो हम किस तरीके से निकालते हैं कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। पर यहाँ एक जनरली बात करें तो कहता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में बहुत 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 कम टाइम लगता है, इसलिए हम उस एक को मेज़र नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं?
हम लेते हैं बहुत सारी वाइब्रेशंस और उनके पर्टिकुलर टाइम को नोटिस करते हैं, और जब बहुत सारी वाइब्रेशंस हम प्रॉपर एक गिवन टाइम के अंदर देख रहे हैं तो उससे हम एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 वाइब्रेशंस को कंप्लीट होने में हमने चेक किया कि कितना टाइम लगा, 30 सेकेंड्स लगा। तो 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड जो होता है गिवन पेंडुलम का वो डिपेंड करता है उस पेंडुलम की लेंथ के ऊपर, और उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो भी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो यहाँ क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। एक सेकंड के अंदर कितनी बार वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब फ्रीक्वेंसी को जिस यूनिट के अंदर हम मेजर करते हैं दैट इज नोन एज हर्ट्ज, HERTZ, और इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल H एंड स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। अगर एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो हम क्या कहेंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रहेगी, 1 हर्ट्ज रहेगी। और अगर एक ऑब्जेक्ट 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है तो कितनी कहेंगे हम कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 हर्ट्ज। कोई 10,000 बार भी अगर वाइब्रेट करता है एक सेकंड के अंदर तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, दैट विल बी 10,000 हर्ट्ज। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं जनरली कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। एक सेकंड के अंदर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना वाइब्रेट करता है वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहाँ अब हम एक सैम्पल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक सिंपल पेंडुलम 15 ऑक्सीलेशंस 5 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालेंगे, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय में टाइम टेकन। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 15, टाइम कितना लिया 5 सेकेंड, तो 15 बाय 5 इज इक्वल्स टू 3 ऑक्सीलेशन, और यहाँ ऑक्सीलेशन की बजाय हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज 3 हर्ट्ज। इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाला हुआ है, इन 5 सेकेंड पेंडुलम मेक्स 15 ऑक्सीलेशन, इन 1 सेकेंड पेंडुलम मेक्स 15 बाय में 5 ऑक्सीलेशन, दैट इज इक्वल्स टू 3 ऑक्सीलेशन। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ ना करके हम एक अच्छे लेवल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ हम क्या कहेंगे, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय में टाइम टेकन। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज हियर 15, बाय में टाइम इज 5, तो टोटल आंसर हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 हर्ट्ज। आंसर हमारे पास सेम है बट एक करने का जो मेथड है वो हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो हमें नए मेथड से करना है। ओके, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अभी हमने पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड होता है विच इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक 1 ऑक्सीलेशन, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकेंड। अब यहाँ दोनों का रिलेशन देखें तो जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब t इज इक्वल्स टू 1 बाय में f। अब अगर दोनों में से भी एक टर्म हमारे पास गिवन हो और हमें दूसरी टर्म निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे की क्या होती हैं, रेसिप्रोकल्स होती हैं। जैसे कि सैम्पल प्रॉब्लम के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विच इज़ वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 बाय में फ्रीक्वेंसी, 1 बाय में 10 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड। तो मतलब उस सिंपल पेंडुलम के एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज अबाउट 0.1 सेकेंड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।